पहले सबसे पहले लैंड, मटेरियल, लेबर। अब ये मटेरियल और लेबर किस मकसद के लिए है? अगर है यूनिट बनाने के लिए तो ये कैपिटलाइज नहीं होगा, और अगर ये बिल्डिंग बनाने के लिए है तो फिर ये कैपिटलाइज होगा। तो अभी तो बिल्डिंग की बात हो रही है, तो मटेरियल भी ऐड होगा, लेबर भी ऐड होगा, आर्किटेक्ट फी ऐड होगी, सर्वे फी, साइट ओवरहेड, ओवरहेड ऐड नहीं होते, एडमिन ओवरहेड नहीं होगा, टेस्टिंग ऑफ फायर अलार्म ये ऐड होगा क्योंकि ये बिल्डिंग का हिस्सा होता है। फिर उसके बाद बिजनेस रेट्स फॉर द फर्स्ट ईयर ये भी ऐड नहीं होगा क्योंकि ये रेंट रेट्स इंश्योरेंस वाली चीजें हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन, ये तो है ओरिजिनल कॉस्ट है, इंपोर्ट ड्यूटी, डिलीवरी फीस, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, प्री प्रोडक्ट टेस्टिंग अब ऐड होगी। हाँ, ये इनिशियल टेस्टिंग। अगर सवाल के अंदर आ जाए कि इतने यूनिट बन गए और उसको सेल करके इतने पैसे आ गए, वो वाले अमाउंट ऐड नहीं होती। फिर उसके बाद लिखा हुआ परचेज ऑफ 5 इयर्स, ये ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट देखो इन द अबव इंफॉर्मेशन ML was granted a trade discount 10% of the list price of the asset। तो 80,000 में से 10% लेकर माइनस कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट है ना। फिर वो कहते हैं एंड सेटलमेंट डिस्काउंट 5% रिमेनिंग अमाउंट, जो अमाउंट आएगी कितनी अमाउंट रिमेनिंग आ जाएगी? 82,000 से 80% माइनस करो 73, और इसका 5% लेकर भी माइनस कर देंगे। पुराने जमाने में माइनस नहीं करते होते थे कैश डिस्काउंट, अब माइनस करते हैं। इफ पेमेंट वाज रिसीव्ड विद इन 1 मंथ, ML एक्सपेक्टेड एंड पेड, एक्सपेक्टेड एंड 25 मार्च। देखिए 1 मार्च को लिया, 30 दिन के में पेमेंट करनी थी, वो कहता है जी 25 मार्च को पे कर दिया, इसका मतलब है उसने कैश डिस्काउंट अवेल कर लिया, तो वो भी कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। ठीक है, ओके। और कोई सवाल? हाँ, मटेरियल लेबर ये ना फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो रहा है। आप एक न्यू फैक्ट्री बिल्ड कर रहे हो ना, मतलब बिल्डिंग में आप सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हो, ईंटें इस्तेमाल कर रहे हो, उस मटेरियल की बात हो रही है। और क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी, कहते हैं एनएनसी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फॉर ओन यूज, अपने इस्तेमाल के लिए। तो इसका मतलब है अगर बेचने के लिए बनाते तो इन्वेंटरी होता, अगर इसको रेंट पे देने के लिए करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होता है, वो भी पीपी नहीं होता, वो बाद में पढ़ना है। और ओन यूज के लिए हो तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है। परचेज प्राइस ऑफ लैंड, स्टैंप ड्यूटी, लीगल फी, साइट प्रिपरेशन, मटेरियल एंड होगा लेबर। अब देखें वो कहता क्या है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग दैट विल बी इंक्लूडेड इन टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स एडिशन। पहले कह रहा है कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, सिर्फ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, तो लैंड को ऐड करने की जरूरत, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ये अगर कहता ना लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, तो अब लैंड की कॉस्ट ऐड नहीं होगी और लैंड रिलेटेड कॉस्ट भी ऐड नहीं होगी। अब आ जाए मटेरियल, मटेरियल ये किस मटेरियल की बात कर रहा है? ये सीमेंट वगैरह, ईंटें वगैरह जो लगी हैं। लेबर कब से कब तक? 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई 2000, 150,000। कहता आर्किटेक्ट, और हमारा कहां से स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 2007। ऐसे कंस्ट्रक्ट होना कब से स्टार्ट हुआ? हाँ, जब तक कंस्ट्रक्शन रहेगी लेबर की कॉस्ट कंस्ट्रक्शन में ऐड होती रहेगी। अगर हमारी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंप्लीट होगी तो फिर ऐड करने की जरूरत नहीं है। आर्किटेक्ट फी ऐड होगी, जनरल ओवरहेड ऐड नहीं। मटेरियल कॉस्ट वाज ग्रेटर देन एंटिसिपेटेड, कहता है जितनी मटेरियल कॉस्ट होती थी ना उससे ज्यादा लगी। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट मटेरियल कॉस्टिंग 10 million had been spoiled and therefore wasted, and a further 15 million was incurred as a result of faulty design work। ये कॉस्ट ऐड होगी। पहली बात कहता है जी 10 मिलियन हमारा
मटेरियल जाया हुआ, कहते जितना हमने सोचा था ना उससे 10 मिलियन ज्यादा लगा। इट इज फाउंड दैट मटेरियल कॉस्टिंग हैड बीन स्पॉइल्ड एंड देयरफॉर वेस्टेड। अब जरा गौर से सुनिएगा, अगर आपकी ये जो वेस्टेज है नॉर्मल है तो ये ऐड होगा। नॉर्मल से क्या मुराद है? जब आप सीमेंट कर रहे होंगे क्या सीमेंट जाया नहीं होगा? ईंटें कुछ जाया नहीं होंगी। अगर ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल लॉसेज ऐड होते हैं। अगर ये एबनॉर्मल वेस्टेज है, मतलब चोरी हो गया, किसी हमारी गलती की वजह से खराब हो गया, तो फिर ये ऐड। अब इसके बारे में अगर कुछ ना बताया हो तो आपने नीचे नोट देना। अगर आप इसको नॉर्मल नोट दोगे कि हमने ये अज्यूम किया कि ये नॉर्मल लॉसेज हैं, तो हम उस बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। और अगर इसको एबनॉर्मल वेस्टेज समझेंगे तो फिर ऐड करने की जरूरत, क्योंकि फिर तो हमारी वो कहते हैं ना मिस हैंडलिंग हो गया ना। और ये जो कहता है कि 15 मिलियन वाज इनकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल्टी डिजाइन वर्क, ये ऐड होगा या नहीं? ये सीधा सीधा ऐड नहीं होगा। वजह ये मिस हैंडलिंग है एक तरह का, इसमें गलती बिल्डिंग की नहीं है। आप 2-3 दफा डिजाइन खराब कर दो तो इसका मतलब है बार बार खर्चा करने से हमारे बिल्डिंग की कॉस्ट पता नहीं कितनी चली जाएगी। तो ये एसेट की कॉस्ट में ऐड। हाँ, ये जो वेस्टेज है अगर हम इसको अज्यूम करें कि नॉर्मल है और उसके अंदर एडेड है तो रहने देंगे। फिर वो कहते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ प्रॉब्लम वर्क ऑन द बिल्डिंग सीज्ड फॉर द 4 नाइट, मतलब कि 15 दिन during the October, and it is estimated that approximately 9 million labor costs relate to this period. हाँ जी, कहते हैं हमारा ना कुछ दिन बिल्डिंग का काम न रुक गया। अब लेकिन लेबर तो बैठी थी, हम उसको तो पैसे दे रहे थे। कहते हैं क्या उस दिन का लेबर की कॉस्ट ऐड होगी या नहीं होगी? बिल्डिंग के ऊपर काम नहीं हो रहा, बिल्डिंग के ऊपर काम नहीं हो रहा। अब सुनिए जरा गौर से, बिल्डिंग के ऊपर अगर काम रुक जाए ना, उस वक्त जो खर्चे आते हैं क्या ऐड होने चाहिए या नहीं? होते भी हैं, नहीं भी होते। कब होते हैं कब नहीं होते ये बात याद रखनी है। जो सो रहे हैं ना वो 2 मिनट के लिए जाग जाए फिर सो जाए। देखें, मैंने कहा कि ये बिल्डिंग बना रहे हैं, दीवारें तैयार होगी, ऊपर छत डालनी है जिसको लोग कहते हैं लैंटर डालना। अब लैंटर डालना है। अब हुआ ये कि हमारा किसी से झगड़ा हो गया, गवर्नमेंट अथॉरिटी हमारे पास आ गई, या कोई वैसे घर में झगड़ा हो गया कि भाई लैंटर नहीं डालना, आपने फलाना नहीं डालना, हमारा 5 दिन काम नहीं हुआ। किसी भी वजह से हमारा मटेरियल खत्म हो गया, 5 दिन काम नहीं किया, किस वजह से? मटेरियल खत्म हो गया था, लेबर फारिग बैठी है, उसको हमने पैसे दिए, तो क्या ये मटेरियल बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा? नहीं ऐड होगा। एक बात। दूसरी बात सुनिएगा, हमें कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि भाई साहब जब ये लैंडर डालना है ना, छत डालने के लिए ना 5 दिन वेट करना पड़ेगा, वरना दीवारें टेढ़ी हो जाएंगी, क्रैक पड़ जाएगा। ये कोई भी मसला नहीं है, ये इस प्रोसेस का हिस्सा है। आपको 5 दिन वेट करना उस कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है। तो अगर वो 5 दिन वेट करोगे उसका खर्चा ऐड होगा। नहीं समझ लगी? दोबारा सुनो, अगर जो काम आप कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, अगर वो काम का रोकना उस प्रोसेस का हिस्सा है तो वो ऐड होगा। उसके दरमियान में जितना भी खर्चा आएगा वो ऐड होगा। अगर वो प्रोसेस का हिस्सा नहीं है ना, वो किसी और वजह से लेबर स्ट्राइक पे चली गई, हमारा कुछ खर्चा हो रहा है, ऐड नहीं होगा, क्योंकि लेबर स्ट्राइक पे जाना प्रोसेस का हिस्सा थोड़ी है। हमारा मटेरियल खत्म हो गया, अब क्या बिल्डिंग ने कहा था मटेरियल खत्म हो? मटेरियल खत्म हो गया, लेबर स्ट्राइक पे चली गई, गवर्नमेंट की वजह से कोई फॉल्टी काम ने, कोई किसी ने स्टे ले लिया, हमारी बिल्डिंग रुक गई, हमारा डिजाइन खराब हुआ था, तो वो सारे खर्चे एक्सपेंस में चले जाएंगे, वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड। तो बिल्डिंग का काम रुकते वक्त कौन से एक्सपेंस ऐड होते हैं? अगर वो जो काम रुक गया है ना, वो पार्ट ऑफ द वर्क। इसलिए ना हम इन्वेंटरी में बड़ी अच्छी एग्जांपल देते होते थे। अक्सर आपने सुना भी होगा, ये जो जब ईंट पकाई जाती है ना, पहले कच्ची मट्टी से बनाई जाती है। जब कच्ची मट्टी से बनाई जाती है उसको फौरन आग में नहीं पकाया जाता, बल्कि कुछ दिन वेट करना पड़ता है। वो जो वेट करने का टाइम है ना, वो क्या है? पार्ट ऑफ द वर्क। और अगर इन केस
वो तैयार हुई पड़ी है, पकने के लिए लेबर नहीं मिल रही, वो जो वेट है वो पार्ट ऑफ द वर्क नहीं है। मैं सादा सी बात बता रहा हूं, एक और बहुत ही छोटी सी एग्जांपल है लेकिन समझने के लिए काफी है। पार्ट ऑफ द वर्क क्या होता है? हम सबके घर में ऑलमोस्ट जो हॉस्टल वाले हैं इनके अलावा घर में आटा गूंदा जाता है। जब भी हमारे घर में आटा गूंदा जाता है ना, फौरन रोटी बनाते हैं, उसको कुछ देर के लिए वेट करते हैं। आई थिंक उसके साथ जो भी प्रोसेस होता होगा कि जनाब अगर फौरन रोटी बनाई जाए ना तो रोटी ठीक नहीं बनती, फट जाती है रोटी या व्हाटएवर कुछ भी हो जाता है रोटी को। ये क्या है? पार्ट ऑफ द वर्क। मतलब आपने आटा गूंदा, घर में जो आटा गूंदा जाता है उसके लिए 5 मिनट 10 मिनट जो वेट किया जाता है, वो जो वेट करना है वो क्या है? पार्ट ऑफ द वर्क। उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं, ये छोटी एग्जांपल है। अगर सपोज 2 महीने आपस में लड़के पर कल मैंने रोटियां बनाई थी, आज आपने बनानी है, कोई भी नहीं बना रहा, अम्मी अबू घर नहीं है। अब अम्मी अबू घर घंटे बाद आते हैं, वो 1 घंटे बाद किसी को थप्पड़ थप्पड़ मारते जी बनाओ आप। ये जो दरमियान में डिले किया है ये पार्ट ऑफ द वर्क नहीं था, ये पार्ट ऑफ द नलायकी थी कि वो कोई काम करना नहीं चाह रहा था। तो पार्ट ऑफ द वर्क होता है जो उसका हिस्सा हो, और पार्ट ऑफ द वर्क उसके अलावा किसी वजह से डिले हो जाए। ठीक होगी बात? तो ये जो हमारा वो कहता है कि 9 मिलियन का खर्चा हुआ किस वजह से? एज अ रिजल्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम। कौन से प्रॉब्लम? ऊपर वाले डिजाइन इशू, वर्क वाज बिल्डिंग सीज्ड। तो ये 9 मिलियन एसेट की कॉस्ट में ऐड, क्योंकि फॉल्टी डिजाइन बनाना पार्ट ऑफ द वर्क नहीं है। अगली बात, द बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड एंड ऑक्यूपाइड। अगली बात है ना, ये सितंबर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो कॉस्ट से रिलेटेड ये चीज आ गई। पहली चीज क्या कि 10 मिलियन नॉर्मल समझ लेते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड हुआ है ओके है। 15 मिलियन इंक्लूड है तो माइनस कर देंगे। 15 मिलियन फॉल्टी डिजाइन बनाया था, तो कभी कभी ऐसा होता है, वैसे तो ये है तो काफी पुरानी एग्जांपल, नस्ला टावर का इश्यू सुना हुआ है? किसने नस्ला टावर? वो जब टीवी देखते हो ना तो इस मुश्किल के अलावा भी कुछ देखा करो, खबरें भी सुना करो। नस्ला टावर एक इशू है जो कराची के अंदर एक बिल्डिंग बनाई गई थी, कहते हैं कि गैर कानूनी बनाई गई है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा आया हुआ है, और वो तकरीबन कितने साल पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है। आज पता चला है कि वो गैर कानूनी है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए। अब इन केस आपने अभी ताजा बिल्डिंग बनाई है और पता चला कि वो गैर कानूनी बन गई है, तो अगर उसको गिरा दिया जाए और उसको दोबारा जब रीडिजाइन किया जाएगा तो वो बाकी के खर्चे दोबारा ऐड नहीं होंगे, क्योंकि वो आपकी गलती थी। जैसे सपोज दैट आपने घर बनाया, पता चला कि 2 फुट आपने जो रोड है उसको भी अपने घर का हिस्सा ही बना लिया, ऐसा होता है। और वो जब गवर्नमेंट को होश आता है 40 साल बाद, 50 साल बाद, इवन के 100 साल बाद, ये नस्ला टावर पता नहीं 40 इयर्स के बाद के मसला है, 40 साल या 20 साल की बात है, मुझे टाइम एग्जैक्ट का नहीं पता, लेकिन 40 फैमिलीज का वो कहते हैं कि 40 घर रहते थे वहां, 40 फैमिलीज रहती थी उस टावर के अंदर। इन्होंने अपने अपार्टमेंट्स लिए हुए थे और बाद में पता चला कि वो सारे का सारा था ही गैर कानूनी, किसी गवर्नमेंट की जगह पे बनाया हुआ था, इसलिए वो सारा गिरा दिया गया। और वो 40 फैमिलीज के बारे में कहा जाता है कि जो मालिक था ना वो 40 फैमिलीज को पैसे दे वापस। अब अगर वो इतने साल पहले तो किसी ने 1 लाख का लिया होगा, 2 लाख का लिया होगा, आज अगर वो खरीदने जाएंगे तो 1 करोड़ से कम नहीं मिलता है। तो अगर वो कहते हैं ठीक है हमसे 1 लाख ले ले, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब ये बेसिक अब यही है कि गवर्नमेंट को चाहिए, दादों को चाहिए कि नया उन्हें बना दें घर, जहां पर वो जो फैमिलीज हैं जो इससे महरूम हुई हैं उनका अपना नया घर बना कर दें। वो बेचारे इतने सालों से रह रहे हैं। चले जनाब, तो इसलिए जब भी आप लोग अपना घर बनाओ, क्योंकि जैसी बात है आने वाली लाइफ में आपको जरूरत पड़ेगी, तो जो मर्जी हो जाए, आधा फुट गवर्नमेंट की जमीन छोड़ देना, मतलब अपनी जमीन भी गवर्नमेंट में शामिल कर देना, कोई भी काम, क्योंकि हो सकता है वो आपकी जिंदगी में कोई इशू ना आए, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होता। ये जो चीज गैर कानूनी है ना, ये आपकी कोई ना कोई आने वाली नस्ल पे तो उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है
कोई कुछ भी नहीं होता। अगर 2 फुट अगर खुला कर दो, 2 फुट का छोटा कर दो, घर तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने देखा है कि ये आम सी बात है, बल्कि इस चीज को अच्छा समझा जाता है। खास तौर पर वॉशरूम तो बाहर निकाल दिए जाते हैं, ये ऊपर शेड थोड़ा आगे बना दिया जाता है। ये जो छोटे छोटे इलाके हैं हमारे लाहौर के, जिसे हमको जो छोटी छोटी गलियां हैं, उन्होंने गलियों पे कब्जा किया हुआ। वहां पर जाते हुए उन्होंने अपने घर के आगे वो जो बनाते हैं ना, वो स्लाइड बना देते हैं। वो स्लाइड सारी की सारी गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर होती है। हालांकि बनाना गुनाह है। लैंड, उसने बिल्डिंग का पूछा ना, तो हम लैंड के खर्चे ऐड नहीं करेंगे। अगर वो कहता ना लैंड एंड बिल्डिंग, तो फिर ये भी ऐड करते। बिल्कुल जरूरी है, लेकिन हमारा लैंड एक अलग नॉन करंट एसेट है, बिल्कुल उसमें जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ बिल्डिंग भी सेल होती है, जैसे अपार्टमेंट्स होते हैं ना, वो सेकंड फ्लोर सेल होता है, थर्ड, वैसे उसके अंदर लैंड का कुछ पोर्शन होता है, परसेंटेज होती है। बट लफ्ज या तो लैंड एंड बिल्डिंग होता है, या लैंड अलग होता है, बिल्डिंग अलग होता है। तो जब लैंड और अलग बिल्डिंग लिखा होगा, तो फिर कौन कौन सी कॉस्ट अलग अलग है? बिल्डिंग कॉस्ट अलग है, क्योंकि लैंड डेप्रिशिएट नहीं होगी, लैंड बिल्डिंग ने डेप्रिशिएट होना है, इसलिए। जी क्या गवर्नमेंट की तरफ से है? हाँ, वो ऐड होता है, वो ऐड होता है। जी इसकी ये तो 18 मिलियन तो नहीं है। चलिए जी, कॉस्ट का मामला क्लोज कर दें। चलो अब आपका बस पेपर में ही वास्ता पड़ेगा ऐसे क्या? परचेज प्राइस सिंपल जिन्हें खरीद। अच्छा, परचेज प्राइस के अंदर 90,000 इनकम टैक्स है, जो कि डिडक्ट हो गया था एट इंपोर्ट स्टेज। अब हमने ये देखना है कि ये रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल। अगर कुछ ना बताया हो इनकम टैक्स को, हमने समझना रिफंडेबल है। इनकम टैक्स को, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह को समझ लेना है नॉन, ये आपकी अपनी मर्जी है, जो अज्यूम करोगे वही ट्रीटमेंट। अगर आप समझना है कि ये नॉन रिफंडेबल है, तो 1 लाख एज इट इज रहने दो, उसके अंदर 10,000 शामिल है। और अगर आपने इसको समझना है रिफंडेबल है, तो निकाल दो। ये नीचे अज्यूम कर, अजम्पशन देख। अगर कुछ ना बताया हो तो अजम्पशन। चालान काटना जो करता है वो हमारे अपने करतूत होते हैं, तो वो ऐसे की कॉस्ट में ऐड, वो वायलेशन है। कोई भी वायलेशन या पेनल्टी ऐड नहीं करते, वो ऐड करते हैं, क्योंकि वो वायलेशन तो नहीं है ना, वो तो चार्जेस होते हैं, वो टैक्सेस ही होते हैं, वो भी ऑलमोस्ट। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जिसने बल्कि किसी ने भी नहीं, क्योंकि पीआरसी के अंदर गौर से पढ़ना तो बीमारी समझा जाता था। अब थोड़ा सा गौर से पढ़ना पड़ेगा, और हमें इसके ऊपर ना टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। उसका मसला नहीं है, समझ आ जानी चाहिए। तो जब हम कोई भी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट की बात करते हैं। अब मेजरमेंट की अगर आप लोग बात करते हो, तो वो 2 बातें करते हो, इनिशियल एट कॉस्ट, सबसीक्वेंट कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। ऐसा ही है, रिवैल्यूएशन मॉडल। फिर उसके बाद अगली बात करते हैं हम रिकॉग्निशन की। रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? हमने किस दिन एसेट की एंट्री पास करनी है? क्या एंट्री पास करनी है आपने? कि पीपी, डेबिट, बैंक क्रेडिट या कैश क्रेडिट व्हाटएवर, बट करनी कब है? जब उसका एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी, कॉस्ट मेजर्ड रिलायबल, कॉस्ट फाइंड हो गई,
कॉस्ट हमने फाइंड कर ली, जो पहले पढ़ते रहे वो कॉस्ट ही फाइंड करते रहे। अब उसके बाद हमें कुछ और चीजों का पता होना चाहिए। जब कॉस्ट फाइंड कर लेंगे तो हम देखेंगे इसकी लाइफ क्या है, एसेट को इस्तेमाल कितने टाइम तक करना है हमने, एसेट को इस्तेमाल कितने टाइम तक करना है। लाइफ दो टाइप की होती है, किसी भी एसेट की लाइफ दो टाइप की होती है। एक होती है इकोनॉमिक लाइफ, एक होती है यूजफुल लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ, यूजफुल लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ का मतलब होता है एसेट की टोटल लाइफ, एसेट कब तक इस्तेमाल होगा, इकोनॉमिकली फायदा देता रहेगा। और यूजफुल लाइफ कोई एक बिजनेस कितनी देर के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे आपने एक लैपटॉप खरीदा, आपसे पहले वो लैपटॉप था मिस्टर डेविड के पास। मिस्टर डेविड ने नया लैपटॉप खरीदा था और उसने इसको 2 साल इस्तेमाल किया, फिर उसने आपको भेज दिया, मतलब पाकिस्तान में किसी न किसी तरीके से पहुंचाया। तो आपने ये लैपटॉप खरीदा, सो दैट मिस्टर एहसन ने खरीद लिया वही वाला लैपटॉप जो डेविड ने खरीदा। इसने इसको 10 साल चलाया, फिर इसने मजीद किसी और को भेज दिया, इसने भी इसको 5 साल के लिए रगड़ा। अब डेविड के लिए यूजफुल लाइफ 2 साल, एहसन के लिए 10 साल, अहमद के लिए 5 साल। अब लैपटॉप के बल्ले कुछ नहीं बचा, अब वो कोई मतलब उसको इकोनॉमिकली इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, मार्केट में वो उसकी कोई वैल्यू नहीं, खत्म हो गया। तो इसकी जो इकोनॉमिक लाइफ होगी वो कितनी होगी, 17 ईयर। बिल्कुल ऐसे ही होता है सेल फोन की अगर हम बात करें, जितनी देर अपना सेल फोन हम खुद इस्तेमाल करेंगे उसकी यूजफुल लाइफ है। फिर अगले बंदे को बेचेंगे, जितनी देर वो इस्तेमाल करेगा वो उसके लिए यूजफुल लाइफ है। लेकिन जब वो अपडेट होना बंद हो जाएगा, स्क्रीन बंद हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा उसका, तो उसके बाद लाइफ खत्म। तो किसी भी एसेट की यूजफुल लाइफ होती है एक एंटिटी कितनी देर के लिए इस्तेमाल करती है, और इकोनॉमिक लाइफ है कब तक वो फायदा देता है। ये नहीं कि आपके पास घर में पड़ा हुआ है वो फायदा भी नहीं दे रहा और आपके लिए इसकी लाइफ चल रही है, नहीं, जब तक वो फायदा दे सकता है। अच्छा, आप इस्तेमाल नहीं करते हो, वैसे फायदा दे सकता है बट आप उसको इस्तेमाल नहीं करते हो, तो वो भी लाइफ है उसकी। जब वो फायदा ही नहीं दे सकता फिर लाइफ खत्म। जैसे सपोज दैट आप एक स्टूडेंट के पास एक बाइक है और वो कहता है कि जनाब अगर वो मेट्रो से सफर करता है तो उसका रोजाना का किराया लग जाता है 100 रुपए, बट अगर वो अपनी बाइक पे जाता है तो 50 रुपए। तो ये बाइक उसे फायदा दे रही है, यानी वो वाला खर्चे। अब हुआ ये कि बाइक की कुछ हालत ऐसी हो गई कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर रास्ते में रुक जाती है, कभी कुछ छूट जाता है, कभी कुछ हो जाता है। 50 रुपए फ्यूल एक्सपेंस प्लस 150 रुपए रोजाना उसके ऊपर किसी न किसी शक्ल में लग जाता है। तो अब तो वो 200 रुपए से बेहतर नहीं है वो मेट्रो में है, जलाला से भी बच जाएगा। आधा सफर उसे पैदल चलना पड़ता है, आधा सफर वो बाइक पे सफर करता है। तो अब वो इकोनॉमिकल नहीं रहा, तो अब उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है। तो लाइफ तब तक होती है जब वो आपको फायदा दे, मतलब उसके ऊपर आने वाला खर्चा कम हो, उससे हासिल होने वाला फायदा ज्यादा हो। क्लियर होगी बात? लाइफ का पता चल गया। लाइफ कितनी होगी? 2 टाइप की, एक इकोनॉमिक लाइफ और दूसरी यूजफुल लाइफ। अब हमने आपको पता है डेप्रिसिएशन लेनी होती है। डेप्रिसिएशन के लिए कौन सी लाइफ इस्तेमाल करते हैं? यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन के लिए कौन सी लाइफ इस्तेमाल है? अगर दोनों लाइफ गिवन है तो यूजफुल लाइफ, अगर गिवन ही दोनों में से एक है, जो गिवन है वही ले लोगे। दोनों लाइफ गिवन है, डेप्रिसिएशन के लिए कौन सी लाइफ इस्तेमाल हुई है? यूजफुल लाइफ। और अगर दोनों में से गिवन ही एक लाइफ है तो फिर जो गिवन है
अब मजबूरी है, कोई इकोनॉमिक लाइफ दे दे, हमने कहा हमें यूजफुल लाइफ चाहिए, तो फिर हम इसका मतलब ये समझा जाता है एक ही बिजनेस ने पूरा एसेट इस्तेमाल किया, उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक वो फायदा देता रहा। तो इकोनॉमिक लाइफ इज इक्वल टू यूजफुल लाइफ हो सकती है। ऐसे नॉर्मली कौन सी लाइफ ज्यादा होगी, यूजफुल लाइफ या इकोनॉमिक लाइफ बड़ी होती है, या बराबर हो सकती है या बड़ी होती है। उसके बाद एक लफ्ज आता है रेजिडुअल वैल्यू, ये भी आपने सीखा हुआ है। रेजिडुअल वैल्यू के नाम जो होते हैं ना, स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, ट्रेड वैल्यू, ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल होते हैं। एक ऐसा नाम जो किसी जगह इस्तेमाल नहीं होता, वो भी नाम इसका होता है। बुक वैल्यू, अब बुक वैल्यू कैसे, आफ्टर यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ के बाद जो वैल्यू रह जाती है वही तो रेजिडुअल वैल्यू होती है। रेजिडुअल वैल्यू होती वही है जो पूरी लाइफ गुजरने के बाद हो। रेजिडुअल का लफ्ज़ी मतलब होता है बच जाना। अगर कोई आपसे पूछे ना 2 साल बाद की रेजिडुअल वैल्यू बताओ, उसको 2 साल के बाद की बुक वैल्यू बता दो। वो क्या पूछ रहा है, बताओ 2 साल बाद उसकी क्या वैल्यू बच गई। अगर वो कहे ना, ये अगर वो कह दे तो आधी आवाम तो वैसे कहेगी ये क्या बात होगी कि ये रेजिडुअल वैल्यू जो यूजफुल लाइफ के एंड पे होती है, रेजिडुअल वैल्यू किसी भी साल के एंड पे हो सकती है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। रेजिडुअल वैल्यू बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, इस टाइम के बाद कितनी वैल्यू है। सादा रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है ना, सादा रेजिडुअल वैल्यू यूजफुल लाइफ के बाद, सादा रेजिडुअल वैल्यू। अदरवाइज अगर 1 साल बाद की बुक वैल्यू है ना, उसे आप कह सकते हो 1 साल बाद की रेजिडुअल वैल्यू। 2 साल की बुक वैल्यू को कह सकते हो 2 साल बाद की रेजिडुअल वैल्यू। ऐसा कहना गुनाह नहीं होगा, बट ओरिजिनली अगर रेजिडुअल वैल्यू के बारे में कहा जाए तो क्या होता है, यूजफुल लाइफ के बाद कि उसकी कितनी वैल्यू बच गई है, वो एक एस्टिमेटेड अमाउंट होती है, एक्सपेक्टेड टू रिसीव आज या 5 साल बाद। अगर आप लोगों ने पीआरसी वो 1.5 लाइन बोल रहे हो, फ्यूचर वैल्यू होती है आज देखा जाता है, देखा आज जाता है। हाँ, कि अगर ये वैल्यू, ये वाला एसेट 5 साल पुराना हो जाए आज, तो इसकी क्या वैल्यू होगी। असल रेजिडुअल वैल्यू डेफिनेशन ये है, मेरे पास एक एसेट है, मैं कहता हूं रेजिडुअल वैल्यू 5 साल बाद ये होगी, लेकिन वो 5 साल बाद वैल्यू मैंने सोची कैसे। मेरा एसेट आज मैंने देखा 5 साल बाद अगर पुराना हो जाता तो उसकी क्या वैल्यू होती, मैं वो अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे 5 साल बाद इस एसेट की, और वो होती एस्टिमेटेड। लेकिन इसमें हम डेफिनेशन क्योंकि पेपर में आती नहीं तो इसलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर रहा। रेजिडुअल वैल्यू बस वही है कि बाद में बच जाने वाली वैल्यू। उसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बात करते हैं, फिर आगे चलेंगे। 2 बातें अगर आपको नींद आ रही है तो फिर मैं आगे चलता हूं, लेकिन अगर जाग रहे हो ना तो फिर बातें करते जाते हैं। बात यह है कि कॉस्ट की बात हमने की, कॉस्ट बराबर हो गया 5 लाख, अज्यूम करते हैं। हमने रेजिडुअल वैल्यू की बात की 50,000। पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं, सिर्फ कुछ असम्पशन ले रहा हूं। 5 लाख कॉस्ट है, 50,000 रेजिडुअल वैल्यू। 5 लाख मेरा खर्चा हुआ, 50,000 मुझे लाइफ के बाद मिल जाना है, ऐसा ही है। अब जब मैं इसको, आपको पता है जो आपका खर्चा होता है ना, हर खर्चा आपको एक्सपेंस की सूरत में लिखना होता है। आपने रेंट दिया, एक्सपेंस में लिख दिया, सैलरी पे की, एक्सपेंस में लिख दिया, बिजली का बिल पे किया, एक्सपेंस में लिख दिया। आपने 5 लाख का एसेट खरीदा, नॉन करंट एसेट में लिख दिया। 5 लाख एसेट खरीदा, नॉन करंट एसेट में लिख दिया। हमने कहा खर्चा तो ये भी हुआ है, हमने कहा ये खर्चा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है? कैपिटल। जरा ध्यान से सुनिएगा,
थोड़ी सी दो बातें और करके फिर इधर आता हूं। आपने एक चीज खरीदी, परचेज, मैं स्टॉक की बात करने लगा, स्टॉक की परचेज किया 100 रुपए, 100 रुपए के मैंने यूनिट खरीद के आया बेचने के लिए। इसमें से मैंने 80 रुपए के यूनिट बेच दिए 120 रुपए के। डन। मेरे पास पता है क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया, ये पता चला किसी को? 100 रुपए का खरीदा था, उसमें से 80 का बेच दिया, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया? 20 रुपए। मुझे किसी ने कहा प्रॉफिट बताओ, मैंने कहा जी मैं अभी बताता हूं। सेल 120 रुपए लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग स्टॉक नहीं है जी, परचेज 100 रुपए है जी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 20 रुपए है जी, 80 रुपए कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी 40। ओके, बात समझ लगी यहां तक? ये सबको आता है, ये कुछ है ऐसे महरूम, सबको आता है। आपने 100 रुपए की चीज खरीदी थी, 100 रुपए की चीज खरीदी थी, उसमें से 80 वाली बेच दी। कितने की बेची? 120 रुपए की। प्रॉफिट कितना हो गया? 40 रुपए का। दोबारा सुनिएगा, आपने 120 रुपए की चीज बेची थी, खरीदी तो 100 रुपए की थी, 100 रुपए क्यों नहीं माइनस किया? 20 रुपए प्रॉफिट होना चाहिए ना, प्रॉफिट तो 20 रुपए होना चाहिए। आज मुदस्सिर बताएगा। बाकी का स्टॉक हमारा पड़ा हुआ है, बेचा कितना है? 80 का। लफ्ज बोला है कॉस्ट ऑफ सेल, जो चीज सेल की उसकी कॉस्ट 80 है, सारी तो सेल ही हुई। इसका मतलब ये हुआ आपने अपना, और मुझे बताओ इस पूरे सवाल के अंदर 120, 80, 100, 20, 120 जाएगा रेवेन्यू में। 120 किधर गया? 100 रुपए का आपने खर्चा किया है, उसमें से एक्सपेंस कितना लिखा? 80 लिखा या 100 लिखा? कॉस्ट ऑफ सेल हमारा एक्सपेंस होता है, इतना होती है। कॉस्ट ऑफ सेल हमारा एक्सपेंस होता है, तो सेल माइनस कॉस्ट 80 रुपए प्रॉफिट कैसे आया? हमने पूरा 100 रुपए एक्सपेंस में इसलिए लिखा कि पूरा 100 का परचेजेस बेची नहीं, जितनी बेची बस उतना एक्सपेंस लिखो, और जो अभी तक नहीं बिका 20 रुपए वो चला जाता है करंट एसेट के अंदर। पता है आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट में जाता है? नहीं पता। 100 रुपए की चीज खरीदी थी, 100 रुपए का एक्सपेंस में लिखना चाहिए था, लेकिन 100 नहीं लिखा, 80 लिखा। इसे बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट का सुनिएगा क्या होता है। वो कहता है जिसका आपने रेवेन्यू अर्न कर लिया, इनकम ले ली, उस इनकम का पर जितना खर्चा आया बस वही खर्चा लिखो, मैच जो करे उसके साथ। ये जो 120 है ये 100 रुपए का रेवेन्यू है या 80 रुपए का रेवेन्यू है? 80 का रेवेन्यू है। तो वो कहता है जितना आपने अर्न कर लिया उस पर जितना खर्चा हुआ मैच हो तो एक्सपेंस में लिखो। अगर ये रेवेन्यू और एक्सपेंस मैच नहीं हो रहे ना आपस में, तो तब तक वो एक्सपेंस में लिखने की इजाजत नहीं है। तो 20 रुपए हम एक्सपेंस में नहीं लिखेंगे। तो अब आ जाओ, ये जो 5 लाख है, 5 लाख का मैंने एसेट खरीदा, मैंने एक एक्सपर्ट को बुलाया कि ये वाला मेरा एसेट कितने साल इस्तेमाल होगा? कहता है 10 साल। अब मैंने क्या किया, आते ही 5 लाख एक्सपेंस में लिख दिया। तो मुझे किसी ने कहा कान पकड़ के, तुझे अकाउंटिंग नहीं पता, मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं पता? मैंने कहा पता है, मुझे समझाया गया है कि कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब यह है कि जो हम क्लोजिंग स्टॉक हमारा नहीं बिकता ना, उसको हम एक्सपेंस में नहीं लिखते बल्कि कैश में लिखते हैं। तो कहता है भाई साहब ये जो 5 लाख कैसे लेकर आया ना, इसने 10 साल आपको फायदा देना है, तो तू आज ही सारा एक्सपेंस में लिख रहे हैं, तो भी 10 में डिवाइड कर, जितना जितना आपको फायदा 10 साल का फायदा एक साथ मिल जाएगा, कितने सालों में मिलेगा? तो कहता है इसके एक्सपेंस को भी 10 साल पे पोर्शन कर। मैचिंग कॉन्सेप्ट एक इसके ऊपर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी लगता है, वो मैं बाद में समझाता हूं कि प्रूडेंस, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के ऊपर एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट लगे होते हैं। हर ट्रांजैक्शन के ऊपर मैचिंग कॉन्सेप्ट, हम सारा एक्सपेंस एक दफा क्यों नहीं लेते? क्योंकि सारा फायदा एक दफा नहीं ले रहे। हम सारा एक्सपेंस एक दफा क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि सारा फायदा
क्योंकि आपने गाड़ी खरीदी, आपने एसेट खरीदा, जितने सालों में आप उसको इस्तेमाल करोगे इसका मतलब उतने सालों में उसका फायदा मिलेगा। तो उसके ऊपर होने वाला खर्चा भी उतने सालों के ऊपर डिवाइड कर दो। जैसे जैसे बेनिफिट आता जाएगा वैसे वैसे हम उसका जो खर्चा हुआ है उसको एक्सपेंस आउट करते जाएंगे। तो ये क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है ईयरली बेसिस के ऊपर, हम उसको अगली बात, क्योंकि कम्युनिकेशन तो बहुत है। अगली बात क्या हुई, आप में से कोई उठा ऐसे सवाल किया, आप तो नहीं करते माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हो, क्योंकि जो लोग सारी रात जागते हैं वो कहां सवाल कर सकते, हमारी जिंदगी तबाह हो गई है। ये जो सारी रात जागना है ना, जिंदगी तबाह है। क्या मैं हूं आप, ईशा की नमाज पढ़ के सो जाओ, सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठो, पढ़ो जो मर्जी करो। ये जो सारी रात जागना है ना, ये अल्लाह ताला के साथ में जंग करने के बराबर है। क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि रात सोने के लिए बनाएगी और दिन काम करने के लिए बनाएगी। आपको पता है हमारे लाहौर के अंदर खास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं सीए के, बाकी तो मैं पढ़ाता नहीं हूं ना, सीए वालों को पढ़ाता हूं, ये जो एक होता है ना नशे, जिसे जहाज भी बोला जाता है, टोनी भी बोला जाता है, हम वही हो चुके हैं। सुबह जो चल रहे होते हैं ना, कोई पता नहीं किधर जा रहा है, कभी दीवार में टकराए, कुछ पता नहीं, सारी रात कोई पबजी खेलता है या कोई मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है या पढ़ रहा है। सुबह की हालत बगैर होती है। तो यानी इनको ऐसे ना जो बैठे होते हैं, आपकी शक्ल मेरे सामने आ रही है, कुछ लोग तो बहुत ही माशाल्लाह बिल्कुल मुझे वही फीलिंग आ रही होती है कि भाई साहब पहुंच गए। तो इसलिए थोड़ा सा जगाना पड़ता है आप लोगों को। अब एक शख्स उठा, उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मान ली बात मैचिंग कॉन्सेप्ट की कि मैंने 50,000 को भी रहने देते हैं, 5 लाख की बात करते हैं जी, मैंने इसको 10 पे डिवाइड करना है, 50,000 मैं हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में ले लिया। एक भाई साहब उठा जो जाग रहा था, कहता है जी जो एसेट होते हैं ना, जब शुरू में नया एसेट होता है वो ज्यादा फायदा देता है, जैसे जैसे पुराना एसेट होता है वो तो कम फायदा देता है। तो फिर क्या आप तो हर साल 50,000 ले रहे हो? कहता है भाई साहब WDV मेथड लगा लो। डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड लगाओ? जैसे जैसे एसेट पुराना होता जाएगा उसकी डेप्रिसिएशन भी कम होती जाएगी, क्योंकि उसका फायदा कम हो रहा है। कहता है नेचर ऑफ द एसेट पे जाओ, जो एसेट एक सिस्टमैटिक फायदा देते हैं, जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर WDV लगाना फजूल है, क्योंकि उसका जो फायदा है ना वो कम नहीं हो रहा हमारा, क्योंकि एक दफा बिल्डिंग बन गई है उसने बराबर ही फायदा देना है, थोड़ी बहुत उसके अंदर रिपेयर मेंटेनेंस चलती रहती है, लेकिन जो मशीनें होती हैं वो जब नई होती हैं वो ज्यादा, उसके इंजन नया, सारा कुछ नया, तो ज्यादा फायदा देती है। जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है उनका फायदा कम हो, तो उसके ऊपर WDV मेथड लगा दो। लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट को मैच करो। अब अगली बात हमने कहा चलो ठीक है 5 लाख का कर लिया करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड किया है, WDV मेथड किया है, सारे मेथड आपने पढ़े हुए हैं। तो डेप्रिसिएशन अप्लाई करना हम क्यों करते हैं? 2 वजह। एक मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक दफा एक्सपेंस में क्यों नहीं लिखते? क्योंकि उसका फायदा एक दफा नहीं मिल रहा। दूसरी बात प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अपने एसेट को ओवरशेयर ना करो। आपने एसेट ले लिया, आज 5 लाख का ले लिया, जैसे जैसे वो यूज होता जा रहा है, पुराना होता जा रहा है, उसकी एसेट की वैल्यू कम होती जा रही है। तो आप भी अपनी बुक्स में उसकी एसेट की वैल्यू कम करते जाओ। एसेट्स कैन नेवर बी ओवरस्टेटेड। तो डेप्रिसिएशन के ऊपर एक मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, दूसरा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। पता चल गया इसका, चाहे नहीं भी पता चला तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसकी वजह क्योंकि हमने सवाल करने होते हैं, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन है, समझ लेते हैं बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ लगते तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है कि कभी न कभी ये समझ लग जाएंगे। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो ये समझ भी लगते हैं, ठीक है। परेशान ना हुआ करें, सीए के लिए एक ही चीज है करने के लिए लगे रहो, ये हो जाता है। आप अगर जैसा ना पढ़े तो ना पढ़ो, फेल भी हो जाएगा, क्योंकि आप फेल हो के भी थक जाते हो, फिर शर्म आ जाती है। आप में से अगर कोई होता ना, किसी को शर्म आ चुकी है, किसी को थोड़ी ठहर के आ जाएगी। अब बस ये है कि लेवल का फर्क है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, शर्म की भी लाइफ होती है कि कब आनी है। तो वो जब भी आई, यकीन जाने मैंने इंतहाई नालायक स्टूडेंट पास होते देखे हैं। बस क्या है, वो लगे रहे, तो अब छोड़ना नहीं है इसको।
हो जाएगा सीए। बस ये है कि कोशिश करो कि थोड़ा सा पहले से एक कदम आगे बढ़ो बस। ठीक है, जब एक 50% कदम हो जाएंगे तो पेपर पास होने शुरू हो जाएंगे। जी, एक्रूवल का कांसेप्ट वो होता है कि आपने कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस करनी है। वो कांसेप्ट नहीं है, वो तो ये है कि आपने पैसे लिए हैं या नहीं लिए। आप मैंने एसेट खरीद लिया, पैसे लिए हैं या नहीं लिए, ऐसे डेबिट करो। एक्सपेंस हो गया, पैसे लिए हैं या नहीं लिए, एक्सपेंस डेबिट करो। एक्रूवल कांसेप्ट वो है, वो ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस होता है। ये और चीज है, मैचिंग कांसेप्ट और ओरिजिनल कांसेप्ट और चीज है। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। फिर हमारे पास अब क्या चीज, कौन सी बातें हो गई? आपने कॉस्ट सीख लिया, आपने रेज़िडुअल वैल्यू सीख ली, आपने लाइफ सीख ली। अब आपके पास आ रहा है जी डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट, इसका फार्मूला होता है जनाब कॉस्ट माइनस रेज़िडुअल वैल्यू। अब आपने रेंट पे किया 100 रुपए, रेंट पे किया 100 रुपए, एक्सपेंस में लिख दिया 120 रुपए, जायज है? गलत है ना? जितना एक्सपेंस हुआ उतना लिखें। बिल्कुल ऐसे ही आपने एसेट खरीदा 5 लाख का, आपको 50,000 तो वापस मिल जाना है। तो आपका ओरिजिनली कितना खर्चा हुआ? तो आपने 4,50,000 को एक्सपेंस में लिखना है ओवर द लाइफ। आपने 4,50,000 को लिखना है ओवर द लाइफ, ना कि पूरे 5 लाख को। जितना खर्चा हुआ है उतना ही रिकवर करना है। रिकवर तो 5 लाख ही हो रहा है ना, 50,000 रेज़िडुअल वैल्यू की सूरत में और 4,50,000 डेप्रिसिएशन की सूरत में। रिकवर करने का मतलब कहां से रिकवर करते होते हैं? और जब यूनिट सेल करते हैं ना, वो जितने का सेल हुआ उसमें से एक्सपेंस रिकवर हो रहे हैं, जो माइनस कर रहे होते हैं वो रिकवर हो गया, बाकी हमारा नेट प्रॉफिट होता है। जितना खर्चा किया था वो रिकवर हो जाता है। अच्छा अब आ जाए, ये 4,50,000 खर्चा आपने लिखना है ओवर द लाइफ। अब जब पता चला किसी भाई साहब ने ऐसा किया कि शुरू में उससे प्रॉफिट ज्यादा आ रहा था, उसने डेप्रिसिएशन ज्यादा लिख ली ताकि ना उसके प्रॉफिट कम हो जाए, टैक्स टू कम देना पड़े। कभी वो थोड़ी डेप्रिसिएशन कम लिख रहा है, कभी ज्यादा लिख रहा है। कहता ठीक है मैं 4,50,000 पूरा लिख कर देता हूं। वो कहता भाई ओवर द लाइफ करना है। कहता मैं भी ओवर द लाइफ कर देता हूं, कभी 45,000 कर देता हूं, कभी 50 कर देता हूं, कभी 1 लाख, कभी 2 रुपए, ऐसे कर देता हूं। कहता नहीं, कोई ना कोई फार्मूला, कोई ना कोई सिस्टम, इसकी जो आप एलोकेशन कर रहे हो ना 4,50,000 की, 4,50,000 की क्या कर रहे हो? एलोकेशन। और कैसे कर रहे हो? ओवर द यूजफुल लाइफ। वो ऐसे ना कर दो कि जब मर्जी जितनी मर्जी अमाउंट लिख दो। कोई सिस्टमैटिक अमाउंट होनी चाहिए। पता हो कि भाई पहले साल ये है तो अगले साल ये आएगी, अगले साल ये आएगी। तो ये जो आपने डेप्रिशिएबल अमाउंट की एलोकेशन करनी है वो क्या होनी चाहिए? सिस्टमैटिक। क्या होनी चाहिए? सिस्टमैटिक का मतलब कोई मेथड, कोई फार्मूला हो। तो हम जा रहे हैं डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन की तरफ। ये पीआरसी में तो डेफिनेशन आती होती है, आपका तो नहीं पता। अब मैं डेफिनेशन पढ़ने लगा हूं, आपने बस बताना है कि ठीक है या गलत है। डेफिनेशन क्या है? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ रेज़िडुअल डेप्रिशिएबल अमाउंट। सिस्टमैटिक एलोकेशन किसकी? डेप्रिशिएबल अमाउंट। कब तक? ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, दैट इज डेप्रिसिएशन। और जो आपने डेप्रिसिएशन लिखनी है ना एक्सपेंस में कि इस साल कितना एक्सपेंस लिखना है, वो एक मेथड के तहत लिखना है। उस मेथड का नाम क्या है? सिस्टमैटिक। कोई भी हो सकता है। सिस्टमैटिक एलोकेशन, किसकी एलोकेशन? ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट। कब तक? ओवर इकोनॉमिक लाइफ, यूजफुल लाइफ। तो अगर आपसे कोई डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन पूछे ना तो कोई तितर बितर नहीं करना, सिंपल सी बात है। क्या है ये? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। डन। उसके बाद ये जो सिस्टमैटिक एलोकेशन है, ये हाउ मेनी नंबर ऑफ मेथड्स, जो हम पढ़ रहे हैं कि हमारे सिलेबस में से ज्यादा मेथड। तो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन,
सबसे पहला और पुराना मशहूर मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तीसरा सम ऑफ डिजिट्स। जिस दिन उसने पहले दो मेथड छोड़ के सवाल दे दिया ना FR 1 के अंदर, लोग कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस सवाल है। और आई कैप 10 सालों में एक दफा ऐसी हरकत जरूर करता है। जिस दिन उसने पहले दो मेथड में, लेकिन मैंने आपको ना मेथड तो पढ़ाने नहीं है, मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट समझाना है हम कर क्या रहे हैं। तो फिर वो दुनिया का कोई भी मेथड देगा तो आपका सवाल नहीं गलत होगा। फिर मेथड के आप पाबंद नहीं होंगे। हम कर क्या रहे हैं, डेप्रिसिएशन जो फाइंड कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, जब आपको वो पता चल गया तो फिर बात खत्म हो गई। सम ऑफ डिजिट्स। नंबर 4 यूजेज। अब इसका आउटपुट मेथड इसी में कवर कर लेंगे, इसी का नाम कर लेते हैं आउटपुट मेथड। प्रोडक्शन मेथड भी इसी में कवर कर लेंगे क्योंकि एक जैसे हैं ये चार फॉर्मेट में हमने डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है। वो जो अमाउंट हमने एक्सपेंस में लिखनी है ना हर साल सिस्टमैटिकली, वो इस तरह से करनी है। अब जैसे मैं कहता हूं एक मशीन है, एक भाई साहब कहता है सेम मशीन है, मशीन ए मशीन बी, दो बंदे लेकर आते हैं। एक भाई साहब क्या करता है, रोजाना के 4 घंटे मशीन इस्तेमाल करता है, सो जाता है। फिर अगले दिन 4 घंटे इस्तेमाल करता है, फिर अगले दिन 4 घंटे इस्तेमाल करता है। ये भाई साहब जो बी है ये 20 घंटे इस्तेमाल करता है, अगले दिन भी 20 घंटे इस्तेमाल करता है। सेम मशीन है, तो क्या अगर हम इसकी यूजफुल लाइफ डिटरमिन करें तो ये भाई साहब तो 4 घंटे रोजाना इस्तेमाल करता है, ये तो 20 घंटे इस्तेमाल करता है, तो इसकी तो लाइफ बराबर नहीं हो सकती। तो फिर हम क्या करेंगे, आवर्स बेस्ड मेथड ले लेंगे। या ये बंदा कितने यूनिट बना रहा है, वो बंदा रोजाना के कितने यूनिट बना रहा है, वो मेथड ले लेंगे। तो मेथड डिपेंड करता है नेचर ऑफ दी एसेट्स के ऊपर, कि आप कौन सा एसेट्स कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बिहाफ के ऊपर हमने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सेलेक्ट करना है। चलिए जी, सबसे पहले फिर डेप्रिसिएशन टाइम थोड़ा सा कम रहता है, तो मैं कहता हूं कि जो कांसेप्ट है ना मैं बता देता हूं। व्हेन डेप्रिसिएशन कमेंस, कब डेप्रिसिएशन लेना स्टार्ट करेंगे। आज सिर्फ लाइन लिखता हूं, कल इसका सवाल करवाता हूं। व्हेन एसेट मतलब पीपी अवेलेबल फॉर यूज, ये कब होता है, आफ्टर इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग। अवेलेबल फॉर यूज कब होता है, इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग के बाद, ठीक है। तो यहां से हम इंशाल्लाह मंडे को स्टार्ट करेंगे। आपने ना भी पढ़ो, इसका कोई चक्कर नहीं है, आप सिर्फ अपने कॉस्ट के एलिमेंट और जिसके पिछले लेक्चर रहते हैं वो अपने तैयार करो, ठीक है। अगर किसी के पास लेक्चर्स नहीं है तो मैंने वैसे शेयर तो कर दिए थे सारी, लेकिन अगर फिर भी किसी के पास नहीं है भी एक्सेस पहुंची तो मुझे बता दे। तो जो लेक्चर चाहिए वो लाजमी पिछले कवर के तीनों, रेशो, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और ईपीएस, ठीक है। और ये इंशाल्लाह साथ साथ लेकर चलेंगे।